स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन वीडियो लेक्चर 12th क्लास फिजिक्स की। सबसे पहले अपन फिजिक्स की जो 12th क्लास के अंदर टोटल कितने चैप्टर है, किस तरीके से सिलेबस है, कितने नंबर का पेपर होता है, किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो देख लेते हैं। तो बात करते हैं टोटल 17 चैप्टर रहेंगे और 17 चैप्टर आपको पता है 56 मार्क्स का थ्योरी का रहेगा, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल का रहेगा और 14 मार्क्स आपके जाएंगे सेल्स में रहेंगे 17 के। ये पूरा आपको डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा 12th क्लास फिजिक्स का, अलग अलग चैप्टर रहेंगे। सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले अपना चैप्टर होता है जो कह सकते हैं अलग अलग 4 चैप्टर से मिलकर बना के उसको इसका नाम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत। अभी टोटल अपने जो मार्क्स कवर करेगा वो करेगा 7 मार्क्स, वो भी 3 तरीके से मार्क्स में। अभी 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा जिसको कहते हैं अपन निबंधात्मक प्रश्न, 2 नंबर का लघुत्मक और 1 नंबर का आएगा आंकिक प्रश्न। या आपकी लघुत्मक भी हो सकता है, आंकिक प्रश्न दोनों में से कोई भी वेरी हो सकता है, 2 नंबर का भी हो सकता है। अब इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी अपन 4 तरीके से चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले रहेगा विद्युत क्षेत्र जो अपने पहले पार्ट में था। दूसरा अपना चैप्टर रहेगा गाउस का नियम तथा उसका अनुप्रयोग, उसकी एप्लीकेशन। तीसरा रहेगा विद्युत विभव और चौथा रहेगा विद्युत धारा। ये चारों मिला के 7 नंबर को कवर करेंगे और इस तरीके से मेरे को पढ़ना है। और इस पूरी 4 चैप्टर को अपने नाम से बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत। अब अपन स्थिर विद्युत देखिए शुरू करते हैं कि होती है कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। अगर ब्रेक किया जाए इस वर्ड को तो यहाँ से 2 छोटे छोटे वर्ड निकलेंगे, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो को सिंपली अपन कहते हैं चार्ज यानी आवेश, और स्टैटिक्स का मतलब होता है इन रेस्ट या रुका हुआ इन स्टेट यानी कह सकते हैं रुका हुआ। तो सिंपली ये हुआ क्या कि अपन को ऐसे चार्ज को स्टडी करना है जो कैसा है रुका हुआ, यानी आवेश के क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, कौन कौन से उसके फील्ड जनरेट हो सकते हैं, उसमें क्या क्या बात हो सकती है, उसको पूरा डिटेल में पढ़ना है। ये 4 हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। इसको अपन स्टार्ट करें। सबसे पहले अपन को बेसिक देखना पड़ेगा आवेश। तो आवेश क्या होता है उसको अपन देखते हैं। तो आवेश की बात करते हैं। सबसे पहले अपनी आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जो आवेश का नॉर्मली मीनिंग आपने छोटी क्लासों में 10th में केमिस्ट्री में देखा होगा, इलेक्ट्रॉन हुए, प्रोटॉन हुए, ये टाइप के आवेश है। इन आवेश का के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है तो फिजिक्स के अंदर चैप्टर के अंदर कैसे पढ़ेंगे, और चार्ज रुका हुआ तो उससे कैसे रिलेटेड करना है। बेसिकली आवेश जो है अगर आप देख सकते हो करंट से अपने को इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। पूरा 12th क्लास में करंट और प्रकाश इन दोनों से मिलकर पूरी 12th क्लास आपकी करो। आवेश को अगर मैं डिफाइन करूँ तो आवेश का डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी पदार्थ को मैंने कंसिडर किया वो पदार्थ के अंदर अपन विद्युत क्षेत्र हुआ, चुंबकीय क्षेत्र, इस तरीके की बात कर सकते हैं तो वो कहलाता है आवेश। यानी ऐसी वस्तु या आवेश किसी पदार्थ का वह होना जिससे विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आदि अलग अलग प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। और सिंपल डिफाइन करें आवेश तो उसकी सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होना आवेश को व्यक्त करता है। यानी बेसिकली अपन नॉर्मल डेफिनेशन ये समझ सकते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम हुए वही उसका क्या कहलाता है चार्ज। सोडियम के ऊपर अपने लिखा Na+, प्लस का मतलब उसके ऊपर धनावेश है, धनावेश का मतलब उससे चार्ज में कमी हुई, ये अपन पढ़ते हैं वैसे, तो उसी को कहेंगे अपन चार्ज। यानी वस्तु पर अधिकता या कमी है उसको कहेंगे अपन आवेश से। तो आवेश को अपन डिफाइन करते पहले इसका सबसे पहले ऐसे ही मात्रा देखिए, ऐसे ही मात्रा निकालने को होता है I होता है dQ/dt धारा जो आवेश प्रवाह की रेट और चार्ज को। तो यहाँ से आवेश ये होता था dQ, इसका सिंपली मीन हुआ I × dt। I अपने को टाइम पीरियड में कैलकुलेट करेंगे और टाइम को करेंगे सेकेंड
तो ऐसा ही मात्रा अपने यहाँ निकल के आता है एम्पियर इनटू सेकंड, और 1 एम्पियर इनटू सेकंड को ही बोला जाता है नॉर्मल स्मॉल सी से या सी से स्मॉल कर सकते हैं। ऐसा ही मात्रा बोला एम्पियर इनटू सेकंड। इसका वी में सूत्र बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। वी में सूत्र अपने को पता है, यहाँ से निकाल सकते हैं, हमें पता है क्या ये मूल भौतिक राशि तो इसकी खुद की पर्सनल डायमेंशन हो गया dt टाइम 1 से लिखते हो तो यूज करेगा a1 t1 या नॉर्मल a t लिख सकते हैं। तो ये वी में सूत्र है। ये मात्रक हो गया इसके ऐसा ही मात्रक। अब इसके ऐसे ही मात्रक के बाद और कुछ मात्रक देखते हैं जो अपने को और काम आते हैं, लेकिन प्रायोगिक मात्रक की बात कर सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है उसको बोलते हैं फेराडे। 1 फेराडे के अंदर कितने होते हैं 96500 कूलम। ये आपको डायरेक्टली निकाल देना है, ये कोई बचा नहीं, आपको डायरेक्टली वैल्यू याद है। तो अब इसका ऐसा ही मात्रक हुआ कूलम। 1 फेराडे में कितने हुए 6500 कूलम में होते हैं। और भी कुछ दो छोटे छोटे मात्रक हैं जो अपने को पता होना चाहिए, वही प्रायोगिक मात्रक इस कैटेगरी में है। एक होता है ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी स्थिर विद्युत मात्रक, स्थिर विद्युत मात्रक ESU। डिफाइन कैसे करेंगे इसको? इसको एक और नाम जानते हैं फ्रैंकलिन, ये ध्यान रखना, फ्रैंकलिन इसको ही कहते हैं। इसकी वैल्यू निकलती है 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। ये रिलेशन तो अपन ESU निकालेंगे कितना आएगा 1 का डिवाइड होगा 3 × 10⁹ 1/3 × 10⁻⁹ चला जाएगा, यानी वो छोटी वैल्यू लेके यहाँ पे इसका छोटा मात्रक है कूलम से कौन सा है, और ये बहुत बड़ा है अपने अंदर 6500 कूलम लेकर। एक और मात्रक होता है EM विद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसका रिलेशन आता है बाय 10 EM, 1 किलो में कितने EM होंगे 1/10। यहाँ से अपने को दो बातें इंपॉर्टेंट अपने को पता चली। पहली बात तो है कि सबसे बड़ा मात्रक अगर देखें तो अपने को पता चला अभी तक फेराडे, और सबसे छोटा मात्रक तय तो होगा ESU, सबसे छोटा तो मिलेगा ESU, या उसका एक और नाम क्या हो सकता है फ्रैंकलिन। ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये हो गया आवेश का मात्रक के बारे में थोड़ी डिटेल अपने को पता भी होना चाहिए। अब इसके बाद इसकी और प्रॉपर्टीज देखते हैं, आवेश के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये बेसिक अपने को सारा पता होना चाहिए। मात्रक कूलम और फेराडे को याद रखना चाहिए। बेस्ट प्रॉपर्टी बात करें सबसे पहले कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, यानी अदिश राशि। अदिश राशि आते ही अपने दिमाग में आ जाएगा अपने को वेक्टर जैसा, इसमें कुछ नहीं करना है, कोई √a² + b² टू b cos थीटा कुछ नहीं लिखा, सिंपली मैथमेटिक्स इसको सोल्व करेंगे। स्केलर क्वांटिटी उसके साथ और कह सकते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि, डायरेक्ट निकल व्युत्पन्न भौतिक राशि। अभी व्युत्पन्न किया अपने dq/dt फॉर्मूले से। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर आवेश में, इसमें प्रॉपर्टी होती है योज्यता, यानी एडिशन, यानी किसी एक सिस्टम को निकाय को कंसीडर किया तो उसमें खूब सारे आवेश है। इसके क्यू नेट की बात करता हूँ, कुल आवेश क्या होगा, जो भी आवेश को सबका नॉर्मली सम कर सकते हैं, तो ये कह सकते हैं आवेशों की योज्यता संभव है। आवेशों को योग किया जा सकता है, किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित अन्य आवेशों के सामान्य बीजगणितीय योग के समान होता है। अगला पॉइंट आवेश के बारे में। अब आवेश के प्रकार की बात कर लेते हैं, कितने प्रकार का होगा आवेश के प्रकार? वही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, धनावेश और ऋणावेश। जितना परिमाण धनावेश का उतना ही परिमाण ऋणावेश का है, दोनों का परिमाण समान है, तो उस वस्तु को कहते हैं उदासीन वस्तु, अनावेशित वस्तु। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज धनावेश होगा, ऋणावेश होने की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू आवेश की क्वांटम संख्या निकल लिखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव होता है 1.6 × 10⁻90 किलो, ये होगा नेगेटिव और प्लस होगा 1.6 × 10⁻90, यानी इसको हम कंसीडर कर सकते हैं प्रोटॉन, इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये आवेश के प्रकार होगा। तीसरा कोई आवेश होगा, ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आवेश के बारे में। आवेश का सीधा सा रिलेशन है द्रव्यमान से। आवेश द्रव्यमान से संबंधित है, द्रव्यमान से संबंधित। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है उसको देखना है।
किसी वस्तु का कुछ द्रव्यमान है तो जरूरी नहीं वस्तु आवेश है, यानी इसमें आवेश है, लेकिन अगर ये किसी वस्तु पर आवेश है तो उसका 100% क्या होगा, द्रव्यमान होगा। ये जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी कैलकुलेट करते हैं, पता होता है, वो आवेश उसका पता होता है। और ऐसे नॉर्मली अपन खूब सारी वस्तु देखते हैं उनका द्रव्यमान होता है, लेकिन वो अनावश्यक होती है, यानी कह सकते हैं बिना द्रव्यमान, इसी लाइन याद रखें, बिना द्रव्यमान आवेश संभव नहीं। द्रव्यमान भी बिना आवेश के रह सकता है, लेकिन बिना द्रव्यमान के आवेश का पॉसिबिलिटी नहीं। अगर किसी को आवेशित किया जाए किसी वस्तु को, किसी जो अनावश्यक किया, तो उसका 100% द्रव्यमान क्या होगा, परिवर्तित होगा, चेंज होगा। द्रव्यमान कैसा होगा, परिवर्तित होगा। और कैसे परिवर्तित होगा, अगर मैंने धनावेशित किया है, किसी को धनावेश दिया है, तो ध्यान रखना है द्रव्यमान में उसको मास में क्या आएगी, कमी है, द्रव्यमान घटेगा। और किसी को ऋणावेशित किया है तो उसके मास में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, मास में वृद्धि होगी। तो आवेश द्रव्यमान से क्या करता है, आवेशित करेंगे द्रव्यमान चेंज होगा। चेंज में दो बातें होगी, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। द्रव्यमान घटता करके जब कैसा चार्ज आएगा उसके ऊपर वस्तु से पॉजिटिव चार्ज, बढ़ेगा तो जब कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये अपने ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आकर्षण प्रतिकर्षण। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये याद रखनी, पूरे चारों चैप्टर में चलती रहेगी आकर्षण प्रतिकर्षण। तो जब समान प्रकृति के आवेश होते हैं, समान प्रकृति का मीनिंग क्या हुआ, जैसे एक धनावेश है और दूसरा भी कौन सा धनावेश है, प्लस क्यू दोनों, उनके मध्य क्या होगा, हमेशा प्रतिकर्षण। और नेगेटिव चार्ज है, दूसरा भी नेगेटिव, इनकी प्रकृति भी सेम, इनमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण, रिपल्सन, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। विपरीत प्रकृति का एक प्लस है और एक माइनस है, इनके मध्य हमेशा क्या होगा, आकर्षण, इनके मध्य आकर्षण। अगर दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, आवेश द्रव्यमान से रिलेट करता है, आकर्षण प्रतिकर्षण प्रॉपर्टी। आगे हम समझेंगे कि प्रतिकर्षण से पता नहीं चलता भाई आवेश है या नहीं, बट ये आकर्षण से, प्रतिकर्षण किस चीज से पता चलेगा। जैसे आकर्षण लेते हैं, आकर्षण तो अपने ग्रेविटेशन की पढ़ा कि दो वस्तुएं कुछ दूरी पर, दो द्रव्यमान कुछ दूरी पर, उनके मध्य आकर्षण होता है, वहाँ आवेश की बात नहीं की, यानी आकर्षण होने का तो सही जो केस होगा जिससे पता चलेगा प्रतिकर्षण होगा। आगे अपन जब पूर्णांक नियम पढ़ेंगे तो ये हमारा आकर्षण प्रतिकर्षण। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जहाँ से आवेश की वैल्यू मिली है इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन लिखते हैं 1.6 10 to the -90 किलो बोलते हैं आवेश का क्वांटिकल। अब फिजिक्स के अंदर क्वांटिकल राशि किसे कहते हैं, उसको समझना है। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी फिक्स वैल्यू का परफेक्ट मल्टीप्लाई होकर पूर्ण गुणज होती है, न्यूनतम निश्चित मान का पूर्ण गुणज, तो उसे हमेशा बोलते हैं क्वांटीकृत राशि। क्वांटीकृत राशि। जैसे हर चीज को मैं कह रहा हूँ ये किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे अपन ने कहा कि सम संख्या की बात की तो n आप फिक्स कर लिया, आप वैल्यू चेंज करते हो, n की 1 2 3 4, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 एक तरीके से फिक्स वैल्यू होगी, और ये सम नंबर है। इसी प्रकार से बोला जाता है कि जो आवेश होता है वो भी कैसी राशि है, क्वांटीकृत राशि। क्वांटीकृत राशि का मतलब क्या है कि आवेश भी जरूर किसी न किसी न्यूनतम निश्चित मान का क्या रहा होगा, होगा। यानी किसी वस्तु का कुल आवेश बात करते हैं, वस्तु पर आवेश, ये मिलिकन ने पूरा डिस्कवर किया था, वस्तु पर जो आवेश होगा वो एक निश्चित मान का पूर्ण गुणज होती है, और जो न्यूनतम निश्चित मान है उसका एक नाम बोलते हैं, उसको बोलते हैं आवेश का क्वांटा, वो कहलाता है आवेश का क्वांटा। और आवेश का क्वांटा फाइंड किया था मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने, और उसने बताया था कि आप किसी वस्तु का आवेश निकालना है तो Q = Ne, एक फॉर्मूला दिया था, या जो E था उसको बोला था आवेश का क्वांटा, जिसको उसने डेरिव किया था तेल बूंद प्रयोग से, मसल आवेश का क्वांटा E से नोट करेंगे, उसने निकाला 1.6 10 to the -19। यानी कह रहा है किसी भी वस्तु का कुल आवेश होगा, इसका हमेशा मल्टीप्लाई होगा, 2 इलेक्ट्रॉन n की कुछ वैल्यू ले सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं 1 2 3 कुछ, तो ये वैल्यू अलग चेंज हो सकती है, लेकिन जो आवेश आएगा वो हमेशा इसके मल्टीप्लाई 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, कभी ऐसे नहीं कह सकते 1.5 इलेक्ट्रॉन है, 1.5 इलेक्ट्रॉन है, 2.7 है। इसको एक और नाम से बोलते हैं कि आवेश का जो वितरण होता है, आवेश का वितरण वो सतत ना होकर क्वांटीकृत यानी कह सकते हैं पैकेट के रूप में फ्लो होता है, आपको ध्यान रखना है। तो क्वांटीकृत का सिंपल मीनिंग क्या होगा, कोई भौतिक राशि न्यूनतम निश्चित मान का परफेक्ट मल्टीप्लायर होती है, उसे क्वांटीकृत राशि कहते हैं, और जो न्यूनतम निश्चित मान होता है उसे आवेश का क्वांटा कहते हैं। आवेश का जो क्वांटा डिस्कवर किया
वो मिल्टन नाम के वैज्ञानिक ने किया, और मिल्टन का फेमस प्रैक्टिकल है तेल बूंद प्रयोग, उससे निकाला। और कौन सी विधि यूज की उसने? SCF विधि, मसब विधि द्वारा आविष्कार किया गया। क्या ये भी महत्वपूर्ण है? इससे अपने को चार्ज की वैल्यू मिल जाती है, E होगा। ये हो गया आविष्कार क्वांटिटी का। अब बढ़ते आगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट होता है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश हमेशा सुरक्षित रहेगा, यानी किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा सुरक्षित होता है। आप किसी निकाय के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर आप देखोगे Q1 Q2 इसका जो भी आवेश हमेशा सुरक्षित रहेगा। आवेश को ना तो जनरेट कर सकते ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, हमेशा सुरक्षित रहता है। आवेश हमेशा सुरक्षित राशि, तो ये अपने सिंपली ऊर्जा संरक्षण। नेक्स्ट पॉइंट आवेश निरपेक्ष राशि। इस पे एक बार आपको बोर्ड में क्वेश्चन आया तो कैसा है? आवेश निरपेक्ष राशि। निरपेक्ष का मतलब होता है फिजिक्स पूरी सापेक्षता के सिद्धांत पर है। अपन कोई भी चीज को फिजिक्स में पढ़ते हैं, गति की करी कितना हो, त्वरण, जो भी अपन फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ी, वो सारा का सारा जो खेल होता है वो सापेक्ष अवस्था है। इसलिए अपन निर्देश तंत्र को डिफाइन करते हैं, मूल बिंदु को डिफाइन करते हैं, उसके बाद आगे अपन पढ़ते हैं उसको। लेकिन आवेश निरपेक्ष राशि यानी अगर आप आवेश देखोगे स्थिर अवस्था में या किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन कर दो, यानी गतिमान अवस्था में आवेश में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ध्यान रखना है, यानी आवेश एक निरपेक्ष राशि है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन करने पर भी आवेश के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि आइंस्टीन की थ्योरी थी कि यदि किसी वस्तु के वेग प्रकाश के वेग से अधिक हो जाए तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान में चेंज होता है। लेकिन आवेश में ऐसा कुछ नहीं, आप किसी वेग से चलो, प्रकाश का वेग हो या उससे ज्यादा हो, उतने ज्यादा, लेकिन आवेश किसी वस्तु का हमेशा कैसा रहेगा? एक समान रहेगा। स्थिर अवस्था की बात हो या गतिमान अवस्था की बात। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आवेश त्वरित है, त्वरित का मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है कंटिन्यूअस सिस्टम, तो ऊर्जा विकिरित करेगा, एनर्जी ट्रांसमिट करेगा। कैसे? इसको एक छोटी टेबल की तरह हम बना लेते हैं। जैसे अपन 3 पॉइंट कर सकते हैं। जैसे आवेश सबसे पहले मान लिया कि आवेश स्थिर, दूसरा मान लिया आवेश गतिमान, और फाइनल वन अपन लिखे स्थिर आवेश हो गया, गतिमान आवेश, और लास्ट अपन लेंगे कि आवेश है त्वरित। स्थिर आवेश, आवेश गतिमान, आवेश त्वरित। आवेश गतिमान, लेकिन मैंने अब एक माना एक समान। ये प्रश्न था आपको कि गतिमान आवेश से कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान रखना, आवेश जब एक समान वेग से केवल गतिमान होगा, त्वरित नहीं बोला, तो आपको ध्यान रखना है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ये उत्पन्न होंगे। लेकिन ऊर्जा की बात करेंगे, ऊर्जा विकिरित वो नहीं होगी। ये विद्युत क्षेत्र निकलेगा, चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, ऊर्जा विकिरित नहीं होगी। लेकिन ये आवेश त्वरित करेंगे, गतिमान क्या, यानी तो ये दोनों बातें तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र माने उसके साथ साथ क्या करेगा? ऊर्जा विकिरित करेगा। जो कि आपकी लाइट है, लाइट किसी कॉन्सेप्ट चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चार्ज एक्सीलरेटेड होता है, दोनों एक साथ चलते हैं, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र। स्थिर आवेश की बात करेंगे, स्थिर आवेश में हमेशा एक ही क्षेत्र होता है विद्युत क्षेत्र। जो अपने चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर के तरफ पहले शुरू में बोला है आवेश कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। तो ध्यान रखना, स्थिर आवेश से विद्युत क्षेत्र निकलता है, गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों लिखते हैं, और आवेश अगर त्वरित है विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तो होंगे ही होंगे, और उसके साथ ऊर्जा का भी ट्रांसमिशन होगा। ये आवेश की कुछ प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज इनमें कवर हो जाती है, और भी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। मेनली प्रॉपर्टी क्वांटिकल का से ध्यान रखना है, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं Q = Na के फॉर्मूले पे आपसे पूछा जा सकता है Q = Na पे किस तरीके से करेंगे। जैसे मान लिया किसी वस्तु का आवेश 1 कूलॉम बनाने के लिए उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो इस बार हमने क्या किया, वापस बोला क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवेश 1 कूलॉम करने के लिए उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। n को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E तो ये वैल्यू फिक्स है, तो आवेश अपने को रख देंगे 1 कूलॉम, E अपने को पता है तो अपन निकाल सकते हैं n की वैल्यू अपने यहाँ से। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से बने होंगे, और आपको इसमें दिए हुए उसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये सारा खेल था आवेश के बारे में। तो समान आवेश
समान प्रकृति का प्रतिकर्षित